आपने अच्छा बताया कि गोवा के अंदर इस टाइम जो सारे के सारे हालात हैं वो इस किस्म के हैं जहाँ पर कि साउथ गोवा के अंदर पल्लवी डेम्पो जो जी। कि बीजेपी की है वो पिछड़ रही है और कैप्टन विरेटो फर्नांडिस जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस के हैं उनकी लीड है। हालांकि चारी साहब का कहना है कि जो नॉर्थ गोवा के अंदर जो बीजेपी के शिरपद नायक हैं वो थोड़ा आगे चल रहे हैं जबकि रमाकांत खलप्पी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं वो भी काफी वहां पर एक्चुअली स्ट्रांग लीडरशिप है लेकिन वो थोड़ा-सा पीछे है और दोनों की जो पॉपुलेशन का जो मिक्स है, नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में थोड़ा-सा अलग है। साउथ गोवा में माइनॉरिटी मिक्स ज़्यादा है और नॉर्थ गोवा में हिंदू मिक्स ज़्यादा है वहाँ पर, तो उसकी वजह से वो एडवांटेज मिलता है। तो वैसे भी कई जो हमारे पास ओपिनियन पोल्स भी आए हैं, उन्होंने भी एक्चुअली 1-1 सीट एक्चुअली अपनी ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस को और बीजेपी को गोवा के अंदर दी हुई है। मैं आता हूँ सुजाता पॉल जी आपके पास। ये तो गोवा का थोड़ा-सा पहली बार हमारे चैनल पे जो एक वर्णन आया है, जो जिसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई है और हमेशा हमारे दर्शक हमेशा स्वागत करते हैं अगर नई-नई इन्फॉर्मेशन आती है भारत की स्टेट्स के बारे में कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। डिवाइड एंड रूल अब एक्सट्रीम पे जा रहा है। मोदी जी की स्पीच सुबह राहुल गांधी से शुरू होती है, दोपहर को राहुल गांधी से होते-होते शाम को राहुल गांधी पे खत्म हो जाती है। मुझे तो कई बार डर लगता है कि रात में ये सोते-सोते उठकर बैठ जाएँ, राहुल आ गया दरवाज़े पे, तो अपने कहीं वो क्या उनके दरबान वगैरह होते हैं, तो उनको कहेंगे, "ज़रा देखो कहीं मेरी अटैची साथ में तो नहीं है, मुझे बाहर निकाल रहा है और मेरे को आप अंदर आने के चक्कर में हो।" तो मुझे कई बार उसका डर पैदा हो जाता है देखा जाए तो। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि वो रात को उठ के पूछता होगा अपने जो नौकर-चाकर है, "देखो राहुल बाहर तो नहीं खड़ा कहीं आके।" तो हालात कभी-कभी ऐसे भी हो जाते हैं। सुजाता पाल जी। आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपको इस बात के लिए तो बधाई देती हूँ कि आप पूरे देश में उन राज्यों में से भी लोगों को लेकर आ रहे हैं अपने कार्यक्रमों में ताकि लोग जो हैं वो उनकी बात को सुन सके और अपने देश को समझ भी सके। जागरूकता का ये एक बहुत ही अनिवार्य पार्ट है कि आप हर दिशा से, हर जगह से इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ और उस बात को सुने जो लोग वहाँ के कह रहे हैं। अब जो बात है प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी आपको कुछ बोरिंग से नहीं लग रहे? कभी हाथ काँप रहे हैं, ज़बान लड़खड़ा रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है और सारी जो मतलब षड्यंत्र के लिए जो उनका दिमाग चला करता था, वो भी अब संकुचित सी लगने लगी है। क्योंकि आज वो मीट, मच्छी और दिन के समय मोबाइल की लाइट ऑन करो क्योंकि उनको तो खुद ही दिन में तारे दिख रहे हैं। इसलिए जनता के बीच में जाके जब वो कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से कहाँ लेकर आ गए भाजपा को मोदी जी। कहाँ से कहाँ आरएसएस को लेके आए। देखिए आरएसएस का एक षड्यंत्रकारी जो कैरेक्टर था, वो आज तक हमें पता था, सबको पता था और खास करके जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात के बारे में चर्चाएं जो करते थे वो करते थे हाँ ये लोग ऐसे हैं लेकिन वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बने थे मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना के मोदी जी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है आरएसएस को और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जहां पे चुनाव हुए हैं वहां पर आप जानते हैं कि नागालैंड में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा बहिष्कार हुआ है और ईएनपीओ ने बिल्कुल वोट ही नहीं किया, एक व्यक्ति बाहर भी नहीं आया है और चुनाव आयोग ने ईएनपीओ को एक नोटिस इश्यू कर दिया। मणिपुर में आप जानते हैं कई जगहों पर ये ये दोबारा से ये ईएनपीओ क्या है ज़रा दर्शकों के लिए बताइए ज़रा प्लीज़? जी, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो उस एरिया में है जो म्यांमार बॉर्डर की साइड में और बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड है। तो वहाँ के लोग जो है, वो अगर वोट करने जाते थे तो वहाँ के जो विलेज काउंसिल्स है वो प्रभावित होकर और आप जानते हैं कि भाजपा कैसे प्रभावित करती होगी, उनके पास मूला बहुत है, तो वो प्रभावित करके लोगों से अपने पक्ष में वोट करवा देती थी। इस बार 6 डिस्ट्रिक्ट में अगर एनडीपीपी बीजेपी की सरकार रहते हुए वो बहिष्कार हुआ है, तो ये बता रहा है कि वो नाराज है। आपको बता दूं कि विधानसभा के चुनाव 2023 में नागालैंड के लोगों ने बहिष्कार का अनाउंसमेंट जब किया तो अमित शाह जी ने बकायदा वहां ईएनपीओ यानी कि ईस्टर्न नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बुलाकर उनसे वार्ता करी और ये डिसाइड हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे बहिष्कार नहीं होगा, ईएनपीओ वोट देगा। ईएनपीओ का वेट हमेशा भाजपा को फायदा करवाता था, लेकिन इस बार
वहां पर पूर्ण बहिष्कार हो गया, क्योंकि एक तो वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने वादा खिलाफी करी, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीपीपी ये आरएसएस का मुखौटा है। मतलब बीजेपी और एनडीपीपी दोनों को आरएसएस का मुखौटा बता रहे हैं, और आरएसएस से नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि वहां पे 371 को हटाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्य में 371 है, जैसे नागालैंड में 371 ए है। और जब वहां पे किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट में बार बार ये कहते हैं कि ना तो यूसीसी लाया जाएगा, ना 371 ए हटाया जाएगा, तो कोई उन पे विश्वास नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि आरएसएस जो है उससे बड़ा खतरा हमारे लिए और कुछ नहीं है। फिर वो देख रहे हैं, मोदी जी को ये नहीं समझ में आया कि जो वो स्ट्रैटेजी इस डाइवर्सिटी वाले देश में करते हैं ना, उसका एक जगह करेंगे, दूसरी जगह कुछ और ही इम्पैक्ट हो जाएगा। हमें पता है कि देश को संभाले रखने के लिए कितनी मेहनत करी गई है पिछली सरकारों के द्वारा। जब उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, उस चीज को जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसने उसको एक दूसरे रूप में लिया कि ये इनका अल्टीमेट इंटेंशन है। जब उत्तराखंड में यूसीसी आया और भारतीय जनता पार्टी के नेता नेशनल चैनल्स, और नेशनल चैनल्स ही दिखते हैं आजकल, तो उस पे ये जोर शोर से बताया कि हमारे कोर एजेंडे में सीएए, 370 एब्रोगेशन वगैरह है, तो लोगों को एक जो डर था वो उनका, जिसे कहते हैं वो इन देयर फेस था, इट वाज इन देयर फेसेस, और उनको वो समझ में आ गया कि ये खतरा जो है अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि हम इनको रोक नहीं पाएंगे अगर ये सरकार में दोबारा आ गया। और मैं आपको बता रही हूँ कि नागालैंड के लोगों ने जब मुझे कांटेक्ट करके कहा कि ये बताओ आप कि हमारे को ये वोटर स्लिप नहीं दे रहे हैं, तो क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम जाके वोट करें या हमारी जगह वोट कर दे, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। बाकायदा एक महिला ने मुझसे फोन करके पूरा रिकॉर्ड करके भेजा, जिसको मैंने वॉइस डिस्टॉर्ट किया ताकि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, और फिर वीडियो बना के डाला ताकि उनको ये पता चले कि वो वेबसाइट से जाकर कैसे अपना नाम चेक करें, कौन सा उनका पोलिंग बूथ है वो जाके करें। सोचिए इस लेवल तक जागरूकता, ये जागरूकता एक दिन में नहीं आई है, जागरूकता थी, मगर आज दिस इज द इक्वल रिएक्शन ऑफ दैट एक्शन विच मोदी जी हैज हर्ल्ड एट द नॉर्थ ईस्ट। और ये रिएक्शन ना केवल नॉर्थ ईस्ट का, हर जगह पे आप देख रहे हैं। जब उत्तराखंड की बात करी जा रही थी तो वहां पर तो लोग कह रहे थे यहाँ तो कोर हिंदुत्व वोटर है। कौन सा कोर हिंदुत्व? लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़ा जा रहा है देश का, और लोग समझते हैं कि लोकल इश्यूज से ही देश सशक्त भी होगा, और जो नेशनल इश्यूज है उसमें भी मोदी जी मार खा चुके हैं। और आपको ये लगेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, भले ही बौद्धिक स्तर पे हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये कई बार लोग कहते हैं कि करप्शन इज नॉट द मेन इश्यू, द मेन इश्यूज आर बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जनता के बीच में भ्रष्टाचार इतना बड़ा इशू है, मैं खुद हैरान हूं, क्योंकि जब मुझसे नौजवान बात करते हैं और वही आज इनको वोट नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे कहते हैं कि इतने बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा किया गया, और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी वजह से ये आया और मैंने ही ये दिया। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मगर भाई डेटा तो सिर्फ उन्हीं को पता था। फिर जवाब आता है कि अरे मैम ये डेटा उन्हीं के पास था, उन्हें पता था, और उन्हें ये भी पता था कि कौन से विपक्षियों को मिल रहा है, तो ये तो उनको भी धमकाते होंगे ना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल, तो प्रधानमंत्री कौन होते हैं बोलने वाले कि बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो तो धमका रहे हैं कि जिन्होंने ये कहा है वो पछताएंगे। तो बच्चे कहते हैं इसीलिए इनका जाना जरूरी है, वरना न जाने ये क्या कर देंगे। इन्होंने, राहुल गांधी ने क्या कहा था, केरोसिन छिड़क कर आग लगा दिया। आग जो लगाई है उस आग में आज मोदी जी झुलस रहे। उनकी स्पीचेस देखिए इतनी बोरिंग होती है, कोई सुनना नहीं चाहता, लोग सो रहे होते। इनके तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्टेज पे सो रहे, वो प्रत्याशी थे हरिद्वार से, उनकी आपने तस्वीर देखी, वो सो रहे। फिर मोदी जी जो बातें आज कह रहे हैं, लोग वो नहीं सुनना चाहते। एक तरफ कहा जा रहा है 30 लाख सरकारी वैकेंसियां भरी जाएंगी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है मिड डे मील वर्कर्स, आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है उसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 2000 रुपए और बढ़ाया जाएगा।
जब हम बात कर रहे हैं लोगों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, मोदी जी बात कर रहे हैं मटन, मछली। और आपको एक बात और बता देती हूँ आखिर में, कि आज लोग ये बात समझ गए हैं। और मैं तो मुझे तो चिंता उन बच्चों की है जो आज 10 साल के हैं, 10 साल बाद वो 20 साल के होंगे। वो उन वीडियोस को देखेंगे जहां कोरोना में हाहाकार मचा हुआ था, लोग मर रहे थे, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होके ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे, दिए मोमबत्ती जलवा रहे थे, लोग मर रहे थे। और इनके जो वकील साहब हैं वो कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोल रहे थे। क्या सोचेंगे बच्चे कि उस समय वो पहले, सबसे पहले जाके लिटरेसी रेट चेक करेंगे भारत का, कि लिटरेसी रेट क्या था, फिर वो अपने पिताओं को, माताओं को देखकर हंसेंगे कि ये मतलब ये कैसी बातें कर रहे थे, लोग मर रहे थे और ये कैसी अजीब हरकतें कर रहे थे, इनके दिमाग नहीं है। बच्चे जो है ना, इनसे सवाल करेंगे, जो 10 साल के थे और आज 20 साल के वोट देने जा रहे हैं, वो जानते हैं कि देश को किस गर्त में ले गए। लेकिन जो 18 साल का था ना, और सोच के देखिए, आज वो 28 साल का है, बिना नौकरी के भक्ति बहुत कर ली, और आज कह रहा है कि मैं अंधभक्त तो नहीं बनना चाहता। आज देश को गर्त से निकालना है, मोदी जी का डाउनफॉल यहीं पे है। वो देश को डिवाइड करने की कोशिश करते रहे, मगर उन्होंने हम सबको अपना इतिहास पढ़ने पे मजबूर कर दिया। सच्चाई आज सिर्फ कांग्रेस ही या आप ही नहीं, जन जन जानता है कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारा क्या योगदान था और आरएसएस का क्या योगदान है। जी।